चोर के दाढ़ी में तिनका। बड़ी नाराजगी जो आपके वक्तव्य में नजर आ रही है। दलित अपर कास्ट को गाली दे, पिछड़ा को गाली दे, सवर्णों का जो शोषण है वो आज बड़े लेवल पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की घोर उपेक्षा तिरस्कार कर रही है। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी पर बैठेगा, जाहिर सी बात है कि सत्ता उसके ही अधीन चलेगी। मैं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल उठाता हूं कि ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों के लिए क्या किया। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण महासभा या बड़े स्तर पर ब्राह्मण चले जाएंगे कि जो ब्राह्मण हित में कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। तो क्या 27 में उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल होता नजर आएगा? जिस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री को बड़ी आदर के साथ लोग देखते थे, आज ज्यों भाजपा का नाम ले तो महिलाएं और बच्चे टूट पड़ रहे हैं। घूसखोर पंडित ही क्यों, घूसखोर ठाकुर क्यों नहीं, घूसखोर चमार क्यों नहीं, घूसखोर माली क्यों नहीं, घूसखोर यादव क्यों नहीं, घूसखोर मुसलमान क्यों नहीं। जब ब्राह्मण समाज में इतना गहरा रोष व्याप्त है और ब्रजेश पाठक साइलेंट हो जाती है। किसी दल का गुलाम थोड़े ही है ना ब्राह्मण सवर्ण समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश जहां से देश की सियासत और देश की जो राजनीतिक हलचल है वो तय होती है, वहां इस समय सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक केवल दो मुद्दे राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला मुद्दा है जातीय आरक्षण, दूसरा मुद्दा है हिंदुओं का बंटवारा। अब इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां आने लगी। अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग सामाजिक संगठन अपने एकीकरण की बात कर रहे हैं, परंतु हकीकत यही है कि जब वो धरातल पर वोट मांगने जाते हैं तो वो वोट पूरे समाज से मांगते हैं, हर एक इंसान से मांगते हैं, विभिन्न समाजों के लोग से मांगते हैं। परंतु जब संगठनों की बारी आती है तो विभिन्न संगठन बना के वो कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति को जन्म दे जाते हैं। ऐसे विभिन्न मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित राजेंद्र नाथ तिवारी आपका, हमारे राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे सी न्यूज भारत के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, आज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, या कहें एक ऐसी मानचित्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि जहां ब्राह्मणों ने एक शोषण किया हो समाज का, और आज ब्राह्मणों की स्थिति को किस तरह से व्याख्यात करेंगे? देखिए, आज पूरे देश और प्रदेश की राजनीति, चाहे किसी भी दल या किसी भी नेता को आप मान लें, सिर्फ जाति आधारित देश में कार्य हो रहा है। जातीयता को बढ़ावा देने का काम ये सरकारें कर रही हैं, चाहे जिसकी भी अब तक सरकार रही है, और इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल दे रहे हैं। हम जैसे लोग अगर एक वर्ग विशेष का नेतृत्व कर रहे हैं तो उस वर्ग के दबे कुचले पीड़ित जरूरतमंद बेबस लाचार लोगों की मदद को लेकर के कर रहे हैं, इसलिए कि सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है कि जिस वर्ग में मैं जन्म लिया हूं उस वर्ग के पीड़ित को न्याय मिल सके, गरीब को रोटी मिल सके, उपेक्षा तिरस्कार का जो दंश झेल रहा है उसको कैसे बचाया जा सके। बदले की भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है समाज, न्याय से वंचित किया जा रहा है, उसको हम कैसे न्याय दिला सकें। अच्छा, सिर्फ हम लोगों की इतनी सोच है। लेकिन इस देश की जो सरकारें हैं, जात के आधार पर सर्टिफिकेट देना, जात के आधार पर आरक्षण देना, जात के आधार पर सरकारी सुविधाएं प्रदान करना, जात के आधार पर टिकट का वितरण करना, ये तमाम चीजें ये जातीयता को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल पंडित जी, जब जिक्र होता है जातीयता को बढ़ावा देने का, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखा गया कुटुंब परिवार, यानी कि जो ठाकुर समाज की एक बैठक होती है विधायकों की, फिर ब्राह्मणों की अपनी एक बैठक होती है। ब्राह्मणों की बैठक में एक पर्चा भारतीय जनता पार्टी थमा देती है कि आपने ये बैठक क्यों करी। सवाल उठ जाते हैं, तरह तरह के ट्रायल होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लोध समाज की बैठक होती है लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, जहां आपसी मतभेद भी नजर आते हैं। एक तरफ कल्याण सिंह का परिवार है
जो इस बैठक में नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ इस लोध समाज का नेतृत्व कर रहे BL वर्मा हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, धर्मपाल जी हो जो कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, या अन्य लोग हों, तो ये सामाजिक फूट ही नहीं बल्कि आत्मीय फूट भी दिखाती है और राजनीतिकरण इसका प्रस्तुत करती है। क्या लगता है? न्याय समदर्शी नहीं है, राजा समदर्शी नहीं है, इसीलिए भारी असंतोष व्याप्त है। हम कहते हैं कि 10 भारतीय जनता पार्टी के 10 ब्राह्मण विधायक एक जगह बैठ गए तो इतनी हलचल और हाय तौबा क्यों? भाई अपने समाज के लोग थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे, एक जगह चाय पर या बाटी चोखा पर अगर बैठ गए तो ये गलत संदेश कैसे सरकार ने नोटिस ले लिया और उनको नोटिस भेजवा दिया, तो इन लोगों को क्यों नहीं? यानी न्याय देने में भी असमानता, भेदभाव, तो जब ये उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से इसका रिएक्शन देश और समाज में जाएगा। इससे ये गलत संदेश गया और ब्राह्मण अपने को असहाय, उपेक्षित, तिरस्कृत और ये महसूस किया कि मेरे साथ बदले की भावना से सरकार कार्य कर रही है। इसलिए इस बात को लेकर के असंतोष उपजा और आज पूरे ब्राह्मण समाज में ये व्याप्त हो गया। बिल्कुल। और इसको लेकर के भारी आक्रोश है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पंडित जी इस बात को वरीयता दी जाए और समझा जाए तो एक तरफ ब्राह्मणों की सभा होती है। अब चूंकि आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के, तो सवाल जाहिर सी तौर पर आपसे ही पूछा जाएगा। ब्राह्मणों की एक सभा होती है, विधायकों की सभा होती है। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको राजधानी दिल्ली में तलब कर लिया जाता है, या कहें कि गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर बुला लेते हैं। उनको ये पता था, ये खबर थी कि लखनऊ में विधायकों की बैठक हो रही है, ब्राह्मण समाज की बैठक हो रही है, और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लेते हैं। क्या संदेश देना चाह रहे थे इससे? देखिए, एक कहावत है भोजपुरी, चोर के दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना। अब वो डिप्टी CM है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अब वो क्यों बुलाए अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी, ये क्यों गए, ये पार्टी का और उन लोगों का आपसी मामला है, ये वो जाने। चूंकि इसका राज खुला नहीं कि आखिर में किन कारणों से उनको बुलाया गया और क्या बात थी और क्या उनको नसीहत दी गई, लेकिन उस दौरान में 24 घंटे के भीतर इनको तलब किया गया, तो लोग ये सोचने के लिए विवश हो गए कि निश्चित रूप से ये मामला इसी कारण से ब्रजेश पाठक जी बुलाए गए होंगे। लेकिन उसका पर्दाफाश नहीं हुआ कि आखिर में कारण क्या रहा। बड़ा विचित्रता जो है वो आज समाज में देखी जा रही है। एक तरफ हिंदू एक के नारे लगते हैं कि हम एक हैं, हम सेफ हैं, दूसरी तरफ अलग अलग जाति आरक्षण की बात होती है। किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, जिस हिंदुत्व और सनातन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो हिंदुत्व और सनातन की आत्मा है ब्राह्मण, और जब आत्मा पर चोट होगा तो शरीर सुरक्षित रहेगी? कतई नहीं रहेगी। आज ब्राह्मण पर चोट करके भारतीय जनता पार्टी ये सोच ले कि हम सत्ता में कायम बने रहेंगे, एकदम असंभव है। आज ब्राह्मण अपने को मेले में गुम हुए अनाथ बच्चे की तरह महसूस कर रहा है। कोई अंगुली पकड़ा ले उसके साथ चल देगा। हालात ये है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 95% नहीं 99% ब्राह्मण अपना दल समझ करके मतदान करने का काम किया भाजपा के पक्ष में। ये कोर वोट बैंक है। और सत्ता प्राप्ति के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सवाल करता हूं सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के उच्च शीर्ष नेतृत्व से कि वो बताएं कि अपने 1 नंबर के कोर वोट बैंक के लिए उनके एजेंडे में क्या है, और अब तक जितने साल से सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इस वर्ग को उन्होंने क्या दिया। एक कोई बात बता दें। तो सीधे तौर पे ये जो एक बड़ी नाराजगी जो आपके वक्तव्य में नजर आ रही है, क्या 2027 का बड़ा फेरबदल निर्णय तय करेगी यहां सर? ब्राह्मण समाज के साथ हो रहे भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार आदि को लेकर के भारी आक्रोश है।
ये आक्रोश सिर्फ राजनीति तक नहीं है, यह आक्रोश हमारे और समाज के घरों तक, अंदर तक, छोटे छोटे बच्चों में, महिलाओं तक पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की घोर उपेक्षा, तिरस्कार कर रही है। भेदभावपूर्ण कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आप निशाना साध रहे हैं, क्योंकि सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो कुर्सी पर बैठेगा, जाहिर सी बात है कि सत्ता उसके ही अधीन चलेगी। मैं आरोपित माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं कर सकता। देखिए, घर का मुखिया, घर में अगर कोई भी भेद होगा, कोई असमानता पैदा होगी, भेदभाव होगा, तो उसके लिए घर का मुखिया जिम्मेदार है। मैं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल उठाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बताए कि ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों के लिए क्या किया। यह सवाल है और यह सवाल उठेगा। और जब ये सवाल लाजमी है, जब ये सवाल उठेगा कि सवर्णों के साथ क्या हुआ, तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण महासभा या बड़े स्तर पे ब्राह्मण चले जाएंगे? किसी दल का गुलाम थोड़े ही है ना ब्राह्मण सवर्ण समाज। ये कैसे आपने भाप लिया कि सपा के ही साथ जाएगा? हमारे संगठन का स्पष्ट नारा है कि जो ब्राह्मण हित में कार्य करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। इसी नारा के तहत प्रदेश में परिणाम आने वाले 27 में दिखेगा और पूरा विप्र समाज और सवर्ण समाज इसी नारे के तहत अपनी शर्तों के आधार पर उस दल के साथ जाएगा जो हमें अनुतोष पहुंचाने का कार्य करेगा। समाज के नौजवानों की समस्या, गरीबों की समस्या, बेबस लाचार पीड़ित जनों की समस्या को प्राथमिकता देगा। आप बताएं, एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि दलितों के लिए आरक्षण, सारी सरकारी सुविधाएं, दलित एक्ट तो जो दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, यूजीसी में लाकर के उसको विवादित कर दिया गया। तो सब कुछ आप उसको दे रहे हैं जो आपका असली वोट बैंक नहीं है। और जो असली वोट बैंक है, एक मांग करता है कि सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं। जब दलित आयोग है, सारी सुविधा देने के बावजूद भी दलित आयोग बनाए हैं, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है। जब सभी आयोग हैं तो आप अपने कोर वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं करते? इस देश का सवर्ण कहां जाएगा अपनी समस्या को लेकर के? चौतरफा हमले का शिकार हो रहा है। सरकार और पार्टियां के एजेंडे में इस वर्ग के लिए कुछ है ही नहीं है। तो कम से कम बेबस लाचार सवर्ण कम से कम अपने आयोग में जाके अपनी बात कहता तो। एक भी कार्य इन सरकारों के एजेंडे में नहीं है। आप बताएं, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? कुछ तो दिखाइए। मैं आपके लिए बदनाम हूं और आप एक जो है तिनका का भी मदद इस समाज को नहीं कर रहे हैं, तो कब तक हम आपके अंधभक्त बन करके रहेंगे? ये सवर्णों की अंधभक्ति की देन है कि आज अपनी दुर्दशा के शिकार हैं और दुर्दशा झेल रहे हैं। और अभी नहीं, यही व्यवस्था रही सवर्ण विरोधी, तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे फुटपाथ पर मिलेंगे और आत्महत्या करते हुए मिलेंगे और हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम सारे सवर्ण एकजुट होकर के अपने सम्मान अधिकार और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के जो चिंतित हैं, उसी दिशा में कार्य करेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, एक सवाल जहन में इन बातों को सोचकर यह आता है कि जब उत्तर प्रदेश में, जो उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, यदि इतने बड़े लेवल पर इस तरह से जातीय भेदभाव नजर आ रहा है धरातल पर, तो कैसे अपेक्षा कर ली जाए कि जो जातीय आरक्षण है आज उसकी जरूरत नहीं है? जातिगत आरक्षण की क्या आवश्यकता है? उसका तो दुरुपयोग हो रहा है ना। जातिगत आरक्षण का 100% दुरुपयोग हो रहा है। अब बताएं कि एक भीख मांगने वाला गरीब मजदूर दलित जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी, पात्र तो वही है, ठीक है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। मैं गांव में देख रहा हूं ना, घुरहू कतवारू का लड़का पढ़ लिख करके आज भी वो सड़कों पर घूम रहा है। लाभ कौन ले रहा है?
उसी वर्ग के उच्च पदस्थ जो आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, मंत्री, विधायक, सांसद दलित हैं, ये ऊपर से ही ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कुछ जात के हैं। आप बताएं कि ये जब दलित समाज का एक व्यक्ति आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, उद्योगपति हो गया, सांसद हो गया, विधायक हो गया, मंत्री हो गया, अब उसे जात के आधार पर जो आरक्षण है अगर वो ले रहा है तो उस दलित वर्ग के साथ अन्याय कौन कर रहा है? कोई सवर्ण कर रहा है? क्यों गालियां और क्यों विरोध होता है? ये अपने उस अन्याय को छिपाने के लिए ये देखते हैं कि हमारा आरक्षण खतरे में है। तो आरक्षण खतरे में है ये कौन कहता है? दलित समाज का आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति जो बड़े लोग हैं ये हल्ला करते हैं, ये खतरे में पड़ते हैं और अपने समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ऐसे पात्र दलित जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं उनकी रहनुमाई हमारे जैसे लोग करेंगे, उनका हक दिलाएंगे, वो आए, यह बात समझें कि उनका असली शत्रु और विरोधी और उनके हक पर डाका डालने वाला कौन है, सवर्ण या उन्हीं के समाज का उच्च पदस्थ व्यक्ति। ये वो जान जाए, मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, संविधान के अनुसार लड़ूंगा। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, जो गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, उनके लिए है ना। तो जात के आधार पर एक आईएएस ले रहा है और खेत का मजदूर व्यक्ति गरीब, बेबस, लाचार वो नहीं पा रहा है, तो उनके साथ अन्याय उन्हीं के समाज का उच्च पदस्थ व्यक्त कर रहा है। उससे मैं लड़ करके उसका हक दिलवाऊंगा और हमारे जैसे लोग दिलवाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक बार आप पानी चाहें तो पी सकते हैं, क्योंकि मामला काफी हीट ऑफ द मूवमेंट में बहुत आगे निकल गया। अब पंडित जी, एक सवाल इन बातों को सोचकर यह भी मन में आता है कि जब आज ब्राह्मणों के साथ इतने बड़े लेवल पे इस तरह के कृत्य देखने को मिल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में किसी से भी छुपे नहीं हैं, सबके समक्ष हैं, जिस पर आप मुखर होकर बोल रहे थे, बावजूद उसके जब आप ये बात कहते हैं कि हम न्याय उन लोगों को दिलाएंगे जो वंचित हैं, शोषित हैं, तो कैसे कोई यकीन कर ले कि आज की जो स्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में कोई भी समाज गैर समाज को अलग न्याय दिला सकता है? 28 तारीख को लखनऊ में प्रबुद्ध समागम करा रहा हूं, आप आइएगा, आपका चैनल आएगा, देखेगा कि एक ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्या करते आया है, हमारे पूर्वजों ने क्यों ये व्यवस्था बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा। उस मंच से अति दलित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के एक एक व्यक्ति को सम्मानित करने का कार्य करूंगा। हमारे पूर्वजों ने यही व्यवस्था बनाई, शुभ हो अशुभ हो सभी जातियों का सम्मानित जगह और भूमिका व्यवस्था बनाई थी और आपसी सौहार्द को कायम करके समाज को एक सही दिशा में, राष्ट्र को एक सही दिशा में लेके चलने का कार्य किया। इसीलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है और उसी व्यवस्था के तहत मैं संगठन को भी लेके चलने का कार्य करता हूं। मैं कभी भी नफरत की राजनीति नहीं, मोहब्बत की राजनीति, मोहब्बत का माहौल, मोहब्बत का वातावरण पैदा करने का कार्य करता हूं। हाँ, कट्टरता मैं वहीं दिखाता हूं कि जहां ब्राह्मण वेवस लाचार होकर के, सवर्ण वेवस लाचार होकर के बैठ जाता है और उसकी मदद नहीं होती है, तो मैं वहां अपने धर्म का पालन करता हूं कि कट्टरता दिखाता हूं और उस पीड़ित ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों की वकालत करके उनको न्याय दिलाने का कार्य करता हूं। बिल्कुल, आज समाज में कितनी जरूरत है इस बात की कि सभी समाजों में एक संतुलन बनाया जाए और एक है तो सेफ है का केवल नारा नहीं बल्कि लोगों के अंदर इसकी आत्म सृजनता कराई जाए। देखिए, तब संभव है जैसे मध्य प्रदेश में वो वर्मा हमारी बहन बेटियों पर अपशब्द का प्रयोग किया और संसदीय भाषा का प्रयोग किया, उसे नहीं करना चाहिए। ये घोर निंदनीय है और न्यायिक रूप से दंडनीय है। सरकार ने क्या किया? अगर वही शब्द किसी दलित को कोई ब्राह्मण या अपर कास्ट का व्यक्ति कहता तो आज या तो उसके घर बुलडोजर चलता या वो जेल में निरुद्ध होता, उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होती। क्या हुआ उस आईएएस के खिलाफ? क्यों नहीं किया गया? इतना इस देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था लाचार है कि उसको दंड नहीं दिया गया, उससे पूछा नहीं गया। तो जब दो तरह की व्यवस्था होगी तो असंतोष पैदा होगा। ये कौन करा रहा है? ये सोचने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया है
और अगर इस तरह की स्थितियां रहेंगी, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो ये ठीक वही स्थिति पैदा होगी कि इस देश में हर जाति अलग थलग हो जाएंगे। और हालात क्या होगी, जैसे ब्रिटानिया हुकूमत जो देश में आई, तो एक व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी आई और वो यहां स्थापित होकर के यहां की रिपोर्ट अंग्रेजों को दी कि यहां बुरी तरह से जातियों में लोग बटे हुए हैं। निहत्था अंग्रेज आए, देखे, एक दूसरे से लड़ाई को देखते हुए एक को मिलाए और बिना शस्त्र के भारत को गुलाम बना लिया। आज उसी मार्ग पर हमारा देश जा रहा है। इस देश के सभी राजनेताओं से, राजनीतिक दलों से मेरा विनम्र निवेदन है कि न्याय में और समानता का पक्षधर मत बनिए। जो जिस तरह का गलत कार्य कर रहा है उस तरह का दंड दीजिए, उस तरह की सुविधा दीजिए जो जिस लायक है। गरीब है, अगर आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर कर दिया जाए तो देश में केवल दो जात, अमीर और गरीब, वही सारी जातियां मिट जाएंगी। अगर जातिवाद को मिटाना है तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर सुविधा दिया जाए, अमीर और गरीब के आधार पर। अभी देख लीजिए, कोई जुर्म करता है किसी के साथ, उसको दंड मिलना चाहिए और त्वरित कार्यवाही उसके खिलाफ होनी चाहिए। अभी सब लोग भयभीत ठीक हो जाएंगे। अब खुली छूट दिए हैं, बढ़ाइए। दलित अपर कास्ट को गाली दे, पिछड़ा को गाली दे, तो जब असमानता न्याय में होगी तो असंतोष व्याप्त होगा। बिल्कुल, बहुत मुखर बात आपने कही। यदि असमानता न्याय प्रक्रियाओं में ही होगी तो अपने आप में असंतोष तो समाज में व्याप्त होगा। अब 27 की तस्वीर की अगर बात कर लें पंडित जी, तो क्या 27 में उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल होता नजर आएगा? जो असंतोष आज व्याप्त है, इसको देखते हुए, चूंकि ये जो सरकार की व्यवस्था चाहे न्याय की या सरकारी सुविधा की चल रही है, ये घरों तक, महिलाओं तक पहुंची है। आज आपको बता दें, हम लोगों के विभिन्न, हम तो जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं, हर विधानसभा में, हर गांव में है, वहां की रिपोर्टिंग आपको बता रहे हैं कि महिलाएं जिस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री को बड़ी आदर के साथ लोग देखते थे, आज ज्यों भाजपा का नाम ले तो महिलाएं और बच्चे टूट पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं आज 10 दिन 15 दिन से ये क्या हो गया है। इसको भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? जिस लालच में भारतीय जनता पार्टी है कि हम जितना ही क्रश करेंगे ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को, उतना ही दलित और पिछड़ा वर्ग का वोट हमें प्राप्त होगा, वो न कभी था, न है और न आपका रहेगा। और इसी में आपका जो मूल धनराशि है ना, वो भी पॉकेट से निकल जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। कारण कि हर जगह, चाहे वो बसपा हो, एक जात विशेष की पार्टी है, सपा हो, एक जात विशेष की पार्टी है। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका विश्वास तो आपको मिला, लेकिन सबका साथ कहां हुआ? कहां आपके न्याय में समानता दिख रही है? तो जो कहा जाए वो किया जाए, तब तो ठीक है। नहीं तो कुछ दिन तक ही चलता है ये तामझाम, सत्यता अपना मुंह दिखा करके चिल्लाने लगता है। तो देर ही सही देश का सवर्ण समाज आज अच्छी तरह से जाग गया। आप देख लीजिए, यूजीसी के मामले को लेकर के सड़कें पट गई, सारा सवर्ण एकजुट हो गया। अभी ये देख लीजिए कि वो घूसखोर पंडित, ये उपहास है समाज का। इतना मत कायर समझें ऐसे लोग। घूसखोर पंडित ही क्यों, घूसखोर ठाकुर क्यों नहीं, घूसखोर चमार क्यों नहीं, घूसखोर माली क्यों नहीं, घूसखोर यादव क्यों नहीं, घूसखोर मुसलमान क्यों नहीं, सिर्फ पंडित। और भी पंडित शब्द का अपभ्रंश पंडित कह करके ये बहुत कष्टदायी रहा। और उसके खिलाफ तो प्रदेश के हर जगह पर सैकड़ों हजारों मुकदमे होने चाहिए इस तरह के लोगों पर। मैं आह्वान करता हूं, ये मजाक है, पंडित मजाक है, ब्राह्मण समाज मजाक है। ऐसे लोगों को उचित जवाब और सबक देना चाहिए। हम दें तो अभी कानून की परिधि में है, सरकार को देखना चाहिए
कि एक सरकार तो वर्ग आप बता विशेष का बिल्कुल अपमान और तिरस्कार हो रहा है, उसको उचित दंड दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार जो है वो नतमस्तक है और कहीं ना कहीं सवर्णों का जो शोषण है वो आज बड़े लेवल पर हो रहा है, बावजूद उसके सरकार खामोश है। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कि सिर्फ वो ये बता दें कि देश में सवर्णों के लिए आपके यहां क्या है। सिर्फ जय श्री राम बोलिए, इसके अलावा क्या है? सवर्ण बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? सवर्णों के हितों पर कुठाराघात क्यों? गरीब सवर्णों के लिए आपके सरकार में कोई व्यवस्था क्यों नहीं? ये सवाल गांव-गांव से, घरों-घरों से उठेगा 2027 में। यह सवाल उठेगा इसलिए कि प्रत्येक परिवार का अभिभावक आज सावधान हो गया है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, इस बात को लेकर के तैयार है और समय आने पर यह सवाल करेगा। बसपा का बैठक होती है राजधानी लखनऊ में बड़े लेवल की। उस बैठक में यूं तो एक कार्यक्रम होता है काशीराम की स्मृति में, परंतु उसमें या तो ताकत का विचार कहने, स्टेज बनता है, वहां 5 लोग बैठते हैं। एक जिसमें सतीश मिश्रा होते हैं जो ब्राह्मण समाज से होते हैं, दूसरे ठाकुर समाज से उनके विधायक हैं, तीसरे ऐसे समाज से खुद बैठे होते हैं, चौथा ओबीसी समाज से होता है, 5वां मुस्लिम समाज से होता है। तो इस तरह के ये 5 लोगों को बसपा मंच पर बैठालती है, आसीन करती है, एक बड़ा संदेश देती है कि सबको साथ लेकर चलने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है। क्या लगता है इन दोनों पार्टियों में कौन सी पार्टी बेहतर स्थिति में भाजपा को टक्कर देती नजर आएगी 27 में? जो ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों को सम्मान देगा और खुलेआम अपने एजेंडे में वो इस समाज के लिए क्या करेंगे खुलेआम करे, जो प्रदर्शित करेगा, समाज अध्ययन करने के बाद अपना निर्णय उसी समय लेगा। अभी से क्या बताया जाए। लेकिन जो सुश्री मायावती जी ने खुल करके सवर्णों की वकालत किया है, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने सवर्णों के हित की वकालत तो किया। अखिलेश यादव जी पीडीए बना करके, पीडीए का उनका कई तरह का फूल फार्म आता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो जब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही उनके पास रहेंगे तो इसका मतलब सवर्ण उनके एजेंडे में नहीं है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि सवर्ण मेरे पास, सवर्ण की जरूरत नहीं है। तो अब बच गया कांग्रेस और बसपा। अब इनको जरूरत है कि नहीं है? इन्होंने उत्पीड़न ही किया, उपेक्षा, तिरस्कार किया है। तो एक इसी पर अपना रिसर्च करेगा सवर्ण समाज कि उसे कहां जाना चाहिए, किसी दल के साथ जाना चाहिए या स्वयं का अपना एक मंच बनाना चाहिए। ये क्या करेगा आने वाले दिनों में देखते रहिए, कुछ तो परिणाम। आखिरी सवाल जरूर लूंगा पंडित जी आपसे। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जब ब्राह्मण समाज में इतना गहरा रोष व्याप्त है और ब्रजेश पाठक साइलेंट हो जाते हैं, क्या लगता है ब्रजेश पाठक क्या भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं या ब्राह्मण समाज के भी नेता होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारी थी जो वो नहीं निभा पाए? देखिए, उन नेता तो ब्राह्मण समाज के ही हैं और उसी पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। वकालत उनको करनी चाहिए, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों की समस्याओं को लेकर के जाते हैं, वो बड़े आदर के साथ सुनते हैं और संबंधित को कहते हैं। अब उसका परिणाम कितना आएगा, क्या आएगा, वो अलग की बात है। जब सरकार की व्यवस्था ही अगेंस्ट फॉरवर्ड है तो उनके कितना असर पड़ता है, होता है, काम होता है। लेकिन चूंकि जिसकी सरकार है उसके, मैं जानना चाहता हूं कि एक विधायक अपने क्षेत्र में, आप देखे होंगे, अपने क्षेत्र के एसडीएम का पैर छूता है, जबकि वो जनप्रतिनिधि है। उसके टेलीफोन पर, उसके हौकते पर उस जिले का डीएम और कप्तान हिल जाना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की। ये नहीं कि अब विधायक जाकर के एसडीएम का पैर छुए। तो जहां ये व्यवस्था है वहां कितना न्याय की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूरे इंटरव्यू में उठा दिया कि वाकई जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो न्याय संगत नहीं हो सकता।
वो सर्वसम्मत भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं नैसर्गिक घटनाओं पर सरकार को तत्काल एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। क्या लगता है? एकदम आवश्यक। अगर सरकार नहीं लेगी ना इस पर निर्णय, तो उसका ये 40% फॉरवर्ड वोट भागेगा, और भागेगा तो फिर आसमान से जमीन ही जगह मिलेगी। बिल्कुल, जमीन हिल जाने इसलिए वाली इसको बात। रखा। मैं ये नहीं कहता कि आप फॉरवर्डवाद करिए, सवर्णवाद करिए, लेकिन आपके न्यायिक प्रक्रिया में, सरकारी सुविधाओं में सबको समान तरह से न्यायिक रूप से हक प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, ये तो आप कर सकते हैं ना। बिल्कुल, आप ये करिए। लेकिन वोट की लालच में कि ये वर्ग आ जाए, ये वर्ग आ जाए, उसको ये दे दीजिए। अब स्थिति ये है कि कोई खाते खाते उल्टी कर रहा है, इतना आप दे रहे हैं। अब वहीं बगल में कोई थाली लेकर के बैठा हुआ है, भूख से तड़प रहा है, आप उसको एक रोटी भी नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए, इतनी बड़ी असमानता का दर्द जो है इस देश का फॉरवर्ड झेल रहा है। अब पूछा जाएगा कि आप क्या करोगे? वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बिल्कुल। और विधायक गुड्डू राजपूत से जब ये बात पूछी जानी चाहिए थी कि आखिरकार आपने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता क्यों रोका, तो उससे पहले ही आपका बयान भी उसमें आ जाता है कि मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं, रास्ता रोका। निश्चित रूप से ऐसे देश के किसी भी जनप्रतिनिधि का मैं समर्थन करूंगा जो न्याय जबड़े में हाथ डाल करके और अपने प्रिय जनता को न्याय दिलाने का कार्य करे। उसका देश स्तर पर सम्मान किया जाना चाहिए। क्यों नहीं गए माननीय मंत्री जी? जाते देखते कि मिथ्या आरोप है या प्रतिशोध में कोई कार्य हो रहा है। अगर वो गए तो एक दो जगह जाकर के उनको देखना चाहिए ना कि ये विधायक झूठ कह रहा है कि सही कह रहा है। क्यों जाने से भाग गए? उनको जाना चाहिए। मैं देखा, कई चैनलों पर देखा हूं वहां की हालात। और वहां क्या देखा, मैं पूरे प्रदेश का दौरा करता हूं, महीने में 10-15 जिलों में मैं दौरा करता हूं अपने संगठन को लेकर के। बड़ा संगठन है, हर जगह यही हालात है। जवाब दे, वो उनको आकर के जवाब देना चाहिए। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कोई आरोप लगता है तो सीना ठोक करके आमने सामने बैठ करके डिबेट करें और जवाब दें, उसको देना चाहिए। क्यों मंत्री भगे वहां से? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित राजेंद्र तिवारी, सी न्यूज़ भारत से इन विषयों पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो सबके समक्ष है। यदि सवर्ण समाज में इतना रोष व्याप्त है और उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है, और धरातल पर जातीय भेदभाव, नस्लवाद, धार्मिक भेदभाव की उन्मूलन भावनाओं का अहित नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर समीक्षा करने की बेहद आवश्यकता है। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।